हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी को केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। ये मॉडल पेपर जो है आपको दो पार्ट में सॉल्व करवाया जाएगा। तो ये इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है इसका आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन्हें जो है अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया होता है समय कितना होता है 3 घंटे 15 मिनट। इसके अलावा पूर्णांक जो होता है वो 70 अंक का होता है। इसके बाद इसमें जो है कुछ निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ नोट पॉइंट भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे नोट पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप इन सभी नोट पॉइंट को जो है एक एक करके जो है पेपर से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सभी बातों के बारे में वहाँ पर अच्छे से पता रहे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, बाकी इन्हें जो है आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा मॉडल पेपर सॉल्व करने से पहले आप चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आप उसे नोट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप वीडियो को पुश करके वहां पर जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। यहाँ पर ऐसा कौन सा विलयन है इन चारों में जो कि अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया पृष्ठ तनाव, इसके अलावा परासरण दाब, वाष्प दाब, अवनमन, और इसके अलावा दिया गया है यहाँ पर हिमांक में अवनमन। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऐसे विलयन जो अणुओं अर्थात परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वे कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो यहाँ पर परासरण दाब जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म है, याद रखिएगा परासरण दाब जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके अलावा वाष्प दाब, अवनमन ये भी जो है अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके अलावा हिमांक में अवनमन दिया गया है, ये भी यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म है। यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर ए दिया गया है यानी कि पृष्ठ तनाव, ये यहाँ पर सही होगा। यानी कि पृष्ठ तनाव जो है यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है कौन से एमीन के द्वारा दी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो प्राथमिक एमीनों के द्वारा दी जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है सही होगा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो प्राथमिक एमीन के द्वारा दी जाती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पदार्थ जो प्रतिरोधी, इसका मतलब याद रखिएगा यहाँ पर इसका मतलब होता है एंटीसेप्टिक, ये आपको पता होना चाहिए, तथा विसंक्रामी दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर दिया गया है एस्पिन, इसके अलावा आपको दिया गया है क्लोरोजैलिनॉन, और यहाँ पर दिया गया है बाइथेनॉल, इसके अलावा दिया गया है फिनॉल। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर डी दिया गया है फिनॉल, ये यहाँ पर सही होगा। आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि फिनॉल जो होता है ये बेंजीन का एक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, और इसमें जो है एक या फिर एक से अधिक जो है OH समूह जो होते हैं वो एरोमेटिक वलय से सीधे जुड़े रहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है OH समूह जो होता है ये यहाँ पर एरोमेटिक वलय से जो है सीधे जुड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पर जो फिनॉल होता है ये प्रतिरोधी यानी कि आप बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक, और इसके अलावा जो है विसंक्रामी दोनों प्रकार से जो है प्रयोग हो सकता है। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है ये सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय यहाँ पर दिया गया 4 मिनट है। तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, यहाँ पर आपको जो है समय ज्ञात करना है। और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको अर्ध समय जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 4 मिनट दिया गया है। यहाँ पर ये अर्ध समय दिया गया है आपको 4 मिनट। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो अब सॉल्व करने के लिए पहले तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप सूत्र लिखेंगे वेग स्थिरांक का। वेग स्थिरांक को हम लोग लिखते हैं के से, सूत्र होता है के बराबर 0.693 और बटे में होता है टी हाफ, यानी कि जिसे हम लोग अर्धायुकाल बोलते हैं, जिसे यहाँ पर अर्ध समय के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.693 बटे अर्ध समय आपको दिया गया 4 मिनट। तो यहाँ पर आप इसे भाग करेंगे 4 से, तो जब आप इसे यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा वो आएगा 0.173। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 मिनट, तो मिनट बटे में है, यानी कि अगर ये मिनट ऊपर जाएगा तो इससे आप लिख सकते हैं
मिनट इनवर्स। तो ये यहाँ पर आ गया वेग स्थिरांक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको दिया गया था इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछा जा रहा था तो 99.9% अभिक्रिया जो है कितने समय में पूर्ण होगी। 99.9% अभिक्रिया की यहाँ पर जो है बात हुई है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे टी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 99.9 बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए सूत्र होता है 2.303 बटे यहाँ पर होता है के, इतना होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं लॉग ए और बटे में होता है ए माइनस एक्स, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ए है यहाँ पर हम लोग इसे मान लेंगे कि ये 100% है, यानी कि ये पूरा जो है 100% है। तो ए की मात्रा आपने मान ली है यहाँ पर 100। तो अगर यहाँ पर हम लोग ए माइनस एक्स ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए 100 माइनस इसमें जो ये दिया गया है यानी कि 99.9 इसको हम लोग घटाएंगे तो घटाने पर इसका मान जो है वो 0.1 आएगा। तो अब अगर इसमें हम लोग मान रखें यहाँ पर तो मान रखने के लिए ध्यान दीजिए जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे टी 99.9 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.303 बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए के, ये वेग स्थिरांक है और इस के का मान जो है अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है। इसका मान जो ज्ञात किया गया वो है 0.173। तो ये मान हो जाएगा के का। इसके अलावा ध्यान दीजिए लॉग इस ए की जगह पे आप लिखेंगे 100 बटे ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स का मान 0.1 तो यहाँ पर ये आएगा 0.1। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर ये दशमलव हम लोग काट दें तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यानी कि यहाँ पर ये कितना हो गया 1000। तो इससे आप ध्यान दीजिए ऐसा लिख सकते हैं टी 99.9 बराबर इतना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए 2.303 बटे में हो जाएगा 0.173 गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए लॉग यहाँ पर दिया गया है 1000 तो यहाँ पर 1000 में ध्यान दीजिए 3 जीरो दिए गए हैं इसलिए यहाँ पर जो इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3। इस प्रकार से इतना आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इसका गुणा करिए और इससे भाग करिए। जब भाग करेंगे तो लगभग जो इसका मान आएगा 39.939 इतना आएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो मान आया है अगर इसे आप शुद्ध करते हैं तो ध्यान दीजिए 39 के बाद जो यहाँ पर 9 आया यानी कि ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसके पहले वाले में हम लोग एक जोड़ देंगे तो 39 जो है लगभग कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर ये समय हो जाएगा 40 मिनट। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए अपने विकल्प में जो आपको यहाँ पर विकल्प दिया गया था इसमें यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर डी दिया गया है यानी कि 40 मिनट, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर दिया गया सुक्रोज, स्टार्च, इसके अलावा ग्लाइकोजन और फ्रक्टोज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो इसका विकल्प नंबर सी दिया गया है यानी कि ग्लाइकोजन, ये यहाँ पर सही होगा यानी कि ग्लाइकोजन जो है ये शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रैंकल तथा साल्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रैंकल तथा साल्टकी दोनों ही दोष जो है प्रदर्शित करता है। कौन इसमें से है कि जो दोनों दोष प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा कि कुछ क्रिस्टलों में जो है साल्टकी और फ्रैंकल दोष जो है दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग याद रखिएगा AgBr इसमें जो है फ्रैंकल और साल्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर ए दिया गया है AgBr ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर दिया गया 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद लिखा है 298 केल्विन तथा 760 mm जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए Hg दाब पर मेथेन की बेंजीन में जो है विलेयता परिकलित कीजिए। और यहाँ पर लिखा है कि हेनरी के नियम यानी कि यहाँ पर आपको हेनरी का नियम दिया गया है, इसका प्रयोग कीजिए यानी कि हेनरी के नियम का प्रयोग करके यहाँ पर जो आपको बेंजीन में विलेयता यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो बेंजीन में विलेयता ज्ञात करने के लिए आपको हेनरी के नियम का प्रयोग करना है। हेनरी का नियम आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है P बराबर KH इंटू यहाँ पर ये दिया गया है काई। तो यहाँ पर KH जो दिया गया है ये यहाँ पर हेनरी स्थिरांक होता है, इसी का मान आपको यहाँ पर दिया गया है। ध्यान दीजिए ये हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया 4.27 इंटू 10 की पावर 5 ये दिया गया है यानी कि यहाँ पर आपको मान दिया गया है KH का, इसका मान दिया गया है 4.27 इंटू 10 की पावर 5
mm, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर दाब भी दिया गया है आपको P, इसका मान दिया गया है 760 mm, ये आपको दिया गया है। और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए बेंजीन में विलेयता जो है आपको यहाँ पर परिकलित करनी है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको काई का मान जो है वो परिकलित करना है। तो जब इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें मान रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर P दिया गया है, इसका मान रख दीजिए आप 760, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए बराबर KH, इसका भी मान आपको दिया गया है, KH का मान दिया गया है 4.27 इंटू 10⁵, ये दिया गया है आपको यहाँ पर। और इसके बाद ध्यान दीजिए गुणे यहाँ पर हो जाएगा काई, इसका जब मान आप ज्ञात करेंगे तो ये संख्या इधर बट्टे में आएगी, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 760 और बट्टे में आ जाएगा 4.27 इंटू 10⁵, ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इससे हम लोग इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर जो है इसका मान जो आएगा लगभग वो आएगा 178। जब 4.27 से इसको हम लोग भाग करेंगे तो लगभग ये आएगा 178 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10⁵5 दिया गया, जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसे हम लोग मान लीजिए मानक रूप में लिखते हैं तो मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव जो है वो 1 अंक बाद होना चाहिए, यानी कि ऐसा लिखना है आपको 1.78। तो अभी यहाँ पर जो दशमलव होगा वो 8 के बाद होगा, तो इधर जब दशमलव लाएंगे तो 2 अंक बाईं तरफ लाएंगे, तो गुणे 10⁻⁻5 और यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि दशमलव हम लोग 2 अंक जो है बाईं तरफ लेके आए, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1.78 गुणे 10⁻⁻5 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा -3, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहले तो परासरण क्या है इसके बारे में बताना है और इसके बाद जो है परासरण दाब के लिए जो है व्यंजक लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो वही ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि जो परासरण होता है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जो है किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा यहाँ पर जो है एक तन विलयन से जो है सांद्र विलयन में, याद रखिएगा तन विलयन से जो है सांद्र विलयन में विलायक का जो है यहाँ पर स्वतः प्रवाह जो होता है ये परासरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा तैयार करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें आपको परासरण दाब के लिए जो है व्यंजक लिखना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं परासरण दाब के लिए व्यंजक। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है, तो इसका सूत्र ध्यान दीजिए PV बराबर आप लिख सकते हैं NRT, इस प्रकार से। और यहाँ पर याद रखिएगा इससे आप चाहे तो ऐसा लिख दीजिए, यानी कि जब P यहाँ से ज्ञात करेंगे यानी कि परासरण, तो V इधर बट्टे में आएगा तो ये हो जाएगा N/VRT, इस प्रकार से। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि C बराबर होता है N/V, तो आप N/V की जगह पे यहाँ पर C भी लिख सकते हैं, यानी कि अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं P बराबर CRT, इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है परासरण दाब का व्यंजक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जहाँ पर P जो है ये आपका परासरण दाब होता है, परासरण दाब ये होता है आपका P। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें V प्रयोग हुआ है, V आप बता सकते हैं ये विलयन का आयतन होता है, विलयन का आयतन। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इस सूत्र में जो है R का प्रयोग हुआ है, R के बारे में आप बता सकते हैं ये जो है गैस स्थिरांक होता है, गैस स्थिरांक होता है। इसके अलावा इसमें T का प्रयोग हुआ है, T जो होता है यहाँ पर परम ताप है, परम ताप ये हो गया। और इसके अलावा इसमें N यूज हुआ है, ये यहाँ पर याद रखिएगा विलेय के मोलों की संख्या होती है, ये यहाँ पर जो N दिया गया है ये विलेय के मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें जितने भी सिंबल प्रयोग हुए हैं इन सभी के बारे में भी बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब जो है वो 2.5 वायुमंडल विलयन की सांद्रता जो है वो ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको विलयन की सांद्रता
सांद्रता को हम लोग लिखते हैं C से। इसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, पर आपको दिया गया परासरण दाब। आप परासरण दाब को P से लिख सकते हैं या फिर पाई से भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। इससे आप P से लिख सकते हैं या फिर पाई से। तो 2.5 वायुमंडल, ये यहाँ पर जो है आपको दाब दिया गया है, वायुमंडल इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए 24 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको ताप दिया गया है, यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसे केल्विन में बदलते हैं तो 24 प्लस केल्विन बदलने के लिए आपको इसमें ऐड करना है 273, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 297 केल्विन, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा आपको इसमें आर का मान पता होना चाहिए। आर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं गैस स्थिरांक। इसका मान जो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, इससे आपको याद रखना है। इसका मान होता है 0.0821, ये इसका मान होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मात्रक लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स, इसके अलावा मोल इनवर्स। तो ये आर यानी कि गैस स्थिरांक होता है। इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे। पाई बराबर सूत्र होता है CRT, ये सूत्र होता है। अब इसी में हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको मान ज्ञात करना है C का, तो ये R और T जो है बट्टे में आ जाएंगे, यानी कि पाई बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा RT, इतना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो C बराबर पाई, इसका मान आपको दिया गया है, इसका मान दिया गया 2.5 वायुमंडल, तो ये इतना हो जाएगा। R ये मान यहाँ पर दिया गया, ध्यान दीजिए 0.0821, ये हो जाएगा मान R का, गुणे T, इसका मान ध्यान दीजिए ये दिया गया है आपको 297, ये इतना होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आप इन दोनों का गुणा करें और इसके बाद इसको भाग करें। जब गुणा करके आप भाग करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा वो 0.1025 इतना आएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राम मोल, इसके बाद लीटर इनवर्स, ये यहाँ पर इसका मात्रक होगा ग्राम मोल लीटर इनवर्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है शर्करा विलयन की जो सांद्रता आएगी वो आएगी 0.1025 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस के दो प्रमुख खनिजों के नाम व सूत्र लिखे। यहाँ पर आपको फास्फोरस के जो है दो प्रमुख खनिजों के नाम और सूत्र लिखना है। तो पहला तो नाम आप बता सकते हैं फास्फोराइट, आप इसमें लिख सकते हैं फास्फोराइट, इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं फास्फोराइट, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं फास्फेट रॉक, याद रखिएगा इससे बोला जाता है फास्फेट रॉक, इस प्रकार से। और इसका सूत्र होता है Ca3, इसके अलावा PO4 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा और ये यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्लोर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लोर एपेटाइट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका सूत्र आप लिख सकते हैं 3Ca3, इतना होगा यहाँ पर। और इसके बाद होता है PO4 का होल ट्वाइस CaF2, ये यहाँ पर जो है इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है फास्फोरस के दो खनिजों के नाम और उनके सूत्र हो जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का काश में दिया गया कि सद्धूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। सद्धूम नाइट्रिक अम्ल, तो याद रखेगा आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO, इसके अलावा यहाँ पर आप बता सकते हैं NO2, याद रखेगा NO, और इसके अलावा जो है NO2, ये घुले रहते हैं, वो सद्धूम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। आप याद रखेंगे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO, इसके अलावा NO2 घुले रहते हैं, उससे हम लोग सद्धूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO तथा NO2 घुले रहते हैं, सद्धूम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। और इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया कि 98% जो है यहाँ पर सांद्र HNO3 होता है, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसमें कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में जो है उन्नयन की गणना कीजिए
और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान जो है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप सूत्र प्रयोग करेंगे, डेल्टा टी बी बराबर होता है 1000 गुणे के बी, इसके बाद गुणे डब्लू, इतना लिखते हैं, और बटे में होता है m इंटू कैपिटल डब्लू, इतना होगा। यहाँ पर जो स्मॉल डब्लू दिया गया है ये विलेय का द्रव्यमान है, याद रखेगा। स्मॉल डब्लू जो दिया गया है ये यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है, विलेय। और यहाँ पर विलेय क्या है आपका, यूरिया, ये आप लोग याद रखेगा, विलेय यानी कि यूरिया का द्रव्यमान। और इसका द्रव्यमान कितना दिया गया, 3 ग्राम, बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ग्राम, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू भी प्रयोग हुआ है। कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक, याद रखिएगा यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान। और यहाँ पर विलायक क्या है, ध्यान दीजिए 100 ग्राम जल में, तो यहाँ पर विलायक जो होगा वो आपका जल होगा। इसका द्रव्यमान लिखिए, यहाँ पर विलायक का जो द्रव्यमान दिया गया ध्यान दीजिए 100 ग्राम, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम, ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर यूरिया की बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है यूरिया की। तो यूरिया का सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है NH2, इसके अलावा CONH2। तो ये यूरिया का सूत्र होता है NH2 CONH2। इसका हम लोग यहाँ पर अणुभार ज्ञात करेंगे पहले, अणुभार। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए पहले तो N दिया गया यानी कि नाइट्रोजन, इसके लिए प्रयोग करेंगे 14। इसके बाद है हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हैं इसलिए 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस कार्बन, कार्बन का हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, प्लस फिर यहाँ पर नाइट्रोजन दिया गया है तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14। इसके बाद प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 गुणे 2, इस प्रकार से इतना होगा। यानी कि m बराबर, जब इसको यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो इसका मान लगभग आ जाएगा 60। तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर अणुभार। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें आपको सूत्र में दिया गया है Kb, ये होता है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसे हम लोग बोलते हैं जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक ये हो जाएगा यहाँ पर। और इसका भी मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया था मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसका भी मान आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0.52, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे केल्विन, केल्विन के बाद यहाँ पर आपको लिखना है किलोग्राम, इसके बाद मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या फिर से आप लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये हो गया। तो अब ये जितने भी मान यहाँ पर हैं ये सभी मान जो है हम लोग इस सूत्र में रखेंगे। यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग किया गया है इसी सूत्र में आपको यहाँ पर मान रखना है। तो यहाँ से जो है हम लोग इसका मान फिर ज्ञात कर सकते हैं। तो डेल्टा टी बी बराबर सबसे पहले आपको लिखना है 1000, इतना हो जाएगा। इसके बाद गुणे, गुणे के बाद ध्यान दीजिए आपको के बी इसका मान लिखना है यानी कि 0.52, यही सूत्र में दिया गया था। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपको लिखना है स्मॉल डब्ल्यू का मान जो कि दिया गया आपको 3 ग्राम, इतना हो जाएगा। इसके बाद अणुभार m यानी कि इसका भी मान दिया गया आपको 60, और गुणे यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू का मान यानी कि 100 ग्राम, इतना दिया गया है। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इसके अलावा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा यहाँ पर 2 से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब 2 से इसको हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दूनी 4, इतना होगा। यहाँ पर बचेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 दूनी 4 किया, 1 बचा यानी कि 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, तो ये आएगा 0.26 केल्विन, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि थायोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा डाइथायोनिल अम्ल की संरचना लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, पहले तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पर इसकी संरचना लिख सकते हैं। तो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल इसका जो सूत्र होता है H2SO3, ये होता है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। इसके अलावा बात हुई है यहाँ पर डाइथायोनिल अम्ल की,
इसका भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है H2, इसके अलावा O6 इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी संरचना आपको लिखनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, S कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर S इतना होगा। इसके अलावा यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड S, इसके बाद डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर होता है OH, और इसके अलावा यहाँ पर भी OH इतना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें ऑक्सीजन 2 हैं, इसमें हाइड्रोजन एक आपका ये है, एक ये है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। इसके अलावा 2 S हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन ध्यान दीजिए 1 2 3। इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसकी संरचना लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा यहाँ पर इसकी संरचना लिखनी है। इसमें भी S आपके 2 हैं, H आपके 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर जो है 6 हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए S, इसके बाद S, तो ये हो गए आपके 2 S। इसके अलावा ऑक्सीजन इसमें 6 दिए गए हैं, तो डबल बॉन्ड O इतना होता है। इसके अलावा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O होता है, और इसके अलावा एक होता है OH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और इसके अलावा इसमें होता है OH। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 1 और 2 हाइड्रोजन हैं, 2 आपके यहाँ पर सल्फर हैं यानी कि S हैं। ऑक्सीजन ध्यान दीजिए 1 2 3 4, और इसके अलावा 5 और एक ये 6। इस प्रकार से आप इन दोनों की संरचना लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको नियम लिखना है। तो सबसे पहले आप इस नियम का गणितीय रूप ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आप इस नियम को गणितीय रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे P0 माइनस PS, और बटे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं P0 बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं काई, इस प्रकार से। और यहाँ पर ये यूज होगा विलय के लिए, या फिर आप इसके बराबर ऐसा भी लिख सकते थे N बटे यहाँ पर लिख सकते हैं N प्लस कैपिटल N, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है इसका गणितीय रूप। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो गणितीय रूप लिखा गया है, इसमें जो आपको ये दिया गया है PS, इससे आप बोल सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ये होता है वाष्प दाब में अवनमन इतना। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, जो ये लिखा है P0 माइनस PS, और बटे में फिर लिखा गया है P0, इससे हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इससे बोला जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये यूज हुआ है, इससे हम लोग बोलते हैं विलय के मोल प्रभाज। याद रखिएगा, ये यहाँ पर होता है विलय के मोल प्रभाज। इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल n यूज हुआ है, ये विलय के मोलों की संख्या होती है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। स्मॉल n जो है विलय के मोलों की संख्या, और जो कैपिटल N यूज हुआ है ये यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या, ये दोनों आप लिख सकते हैं। स्मॉल n जो है विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N जो है ये विलायक के मोलों की संख्या है। तो आपको जो यहाँ पर गणितीय रूप बताया गया है, इसके अनुसार अगर परिभाषा लिखना चाहे तो ध्यान दीजिए, इसको आपको बताया गया कि ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये होता है। इसके अलावा ये यहाँ पर विलय के मोल प्रभाज हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसकी परिभाषा बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जो है अवाष्पशील विलय पदार्थों के, याद रखिएगा, आप बताएंगे कि अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये जो दिया गया है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है ये विलयन में जो है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयनों के लिए जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी कि ये जो आपको दिया गया है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये जो है यहाँ पर विलयन में विलय के मोल प्रभाज यानी कि इसके बराबर होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस नियम को लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर किस प्रकार से आप इस नियम को लिखेंगे। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम, इसमें बताया गया कि इस नियम के अनुसार जो है अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है ये विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे जो है परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें भी आपको 2 पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट दिया गया कि एक FCC संरचना वाले धातु की परमाणु त्रिज्या जो है 500 पिकोमीटर है,
इसकी मात्रक कोशिका के किनारे की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए परमाणु त्रिज्या आपको दी गई, त्रिज्या यानी कि आर का मान आपको दिया गया है 500 पिकोमीटर, ये आपको यहाँ पर दिया गया यानी कि त्रिज्या आपको 500 पिकोमीटर दी गई है। अब कोशिका के किनारे की लंबाई क्या होगी, ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप FCC के लिए जो सूत्र लिखेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं FCC के लिए सूत्र होता है R बराबर A बटे में होता है 2√2, इतना होता है। तो अगर यहाँ से आप A का मान ज्ञात करते हैं तो ये इधर गुणे में आएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए A बराबर हो जाएगा R और गुणे में हो जाएगा 2√2, इतना होगा बराबर R का मान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 500 गुणे 2 √2 का मान होता है 1.414, इतना होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए 500 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1000 गुणे 1.414, जब 1000 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए 1414, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 जीरो थे तो 0.3 अंक दाईं तरफ चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1414, यहाँ पर ये इतना आ गया पिकोमीटर, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का सेकंड पॉइंट दिया गया यहाँ पर SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन जो है वो 60 मिनट में हो जाता है। यदि यह वियोजन जो है प्रथम कोटि का हो तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए आधी मात्रा का वियोजन जो है 60 मिनट में हो जाता है, ये दिया गया, यानी कि यहाँ पर ये आपको अर्ध आयुकाल दिया गया, यानी कि T½ इसका मान आपको दिया गया है यहाँ पर 60 मिनट। और यहाँ पर ध्यान दीजिए वेग स्थिरांक यानी कि K का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हुई है तो सूत्र यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करेंगे सूत्र होगा K बराबर 0.693 बटे यहाँ पर लिखेंगे T½ इसके बाद 0.693 बटे इसका मान रखेंगे यहाँ पर 60। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब 60 से इसको हम लोग भाग करेंगे तो इसका मान भाग करने पर लगभग आएगा 0.01155 मिनट इनवर्स, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मेथिल एमीन जो है वो अमोनिया से अधिक क्षारकीय है, समझाइए क्यों। यानी कि जो मेथिल एमीन है ये अमोनिया से अधिक क्षारीय है, ऐसा आपको बताना है। तो अमोनिया जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाला नाइट्रोजन परमाणु होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये दिया गया आपको नाइट्रोजन परमाणु, ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, यहाँ पर मान लेते हैं H, यहाँ पर H, तो ये मान लीजिए अमोनिया है और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाला ये नाइट्रोजन परमाणु है। तो ये नाइट्रोजन परमाणु जो है 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ये नाइट्रोजन परमाणु जो है 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से यहाँ पर जुड़ा होगा। और इसके अलावा जो आपका मेथिल एमीन होगा, मेथिल एमीन में जो आपका नाइट्रोजन परमाणु होगा, ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए मेथिल एमीन है तो यहाँ पर जब मेथिल एमीन लिखेंगे तो यहाँ पर H, यहाँ पर H और इसमें यहाँ पर होता है R, इस प्रकार से। यानी कि जो आपका यहाँ पर मेथिल एमीन होगा इसमें एक एल्किल समूह होगा, याद रखिएगा मेथिल एमीन में जो है एक एल्किल समूह भी जुड़ा होता है और एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण जो है यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु जो है इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में जो है यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर कि जो मेथिल एमीन है इसमें एक आपका एल्किल समूह जुड़ा होता है, इस एल्किल समूह के कारण जो है यहाँ पर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा जो है यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ये जो मेथिल एमीन है ये अमोनिया की तुलना में जो है अधिक सरलता से इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकती है। यही कारण होता है यहाँ पर कि जो ये आपका मेथिल एमीन है ये अमोनिया से जो है अधिक क्षारकीय होता है। तो अगर आप इसमें बताना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एकाकी युग्म, यहाँ पर आप लिखेंगे एकाकी युग्म कम उपलब्ध, यानी कि इसमें जो एकाकी युग्म होते हैं वो कम उपलब्ध होते हैं और ये जो होता है इसमें अधिक होते हैं। तो एकाकी युग्म अधिक उपलब्ध, अधिक उपलब्ध। तो अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि अमोनिया में जो है
इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाला नाइट्रोजन परमाणु, यानी कि जो ये आपको दिया गया है, ये नाइट्रोजन परमाणु जो होता है ये 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से यहाँ पर जुड़ा है। जबकि मेथिल एमीन में एक एल्किल समूह भी जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर जो मेथिल एमीन है इसमें एक एल्किल समूह भी जुड़ा होता है और एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा जो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व में जो है वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर परिणाम स्वरूप मेथिल एमीन जो है ये अमोनिया की तुलना में अधिक सरलता से इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है। यही कारण है कि मेथिल एमीन जो है वो अमोनिया से अधिक क्षारकीय होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझा सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर गा, इसमें भी आपको 2 पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट दिया गया कि बेंजिल क्लोराइड से यहाँ पर ध्यान दीजिए एन यानी कि नाइट्रोजन डाई मेथिल फेनिल मेथेनेमीन के निर्माण का जो है रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर जो है आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर बात हुई है बेंजिल क्लोराइड, ध्यान दीजिए बेंजिल क्लोराइड, इससे आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार से बेंजीन रिंग बनानी है। इसमें यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका CH2Cl, तो ये हो जाएगी बेंजिल क्लोराइड। इसकी क्रिया जो कराएंगे हम लोग, क्रिया कराएंगे यहाँ पर NHCH3 के होल ट्वाइस से। इससे जब क्रिया होगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर तो ये हो जाएगी आपकी बेंजीन रिंग, इस प्रकार से बनाइए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो दिया गया है H2Cl ये था, और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये NHCH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3 कितने दिए गए, 2 दिए गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका C, जैसा कि यहाँ पर जुड़ा है। इसके अलावा इससे यहाँ पर आकर जुड़ेगा ऑक्सीजन इस प्रकार से, और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा N, और इस N से आपके ये 2 जुड़ेंगे CH3, यानी कि यहाँ पर एक ये हो जाएगा CH3, और इससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3, और इसमें 4 यहाँ पर जो है नवजात हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो है ये क्रिया हम लोग फिर से कराएंगे, और यहाँ पर उत्प्रेरक यूज होगा LiAlH4, इसका प्रयोग करेंगे। जब इस उत्प्रेरक के उपस्थित में ये क्रिया होगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बनाएंगे आप बेंजीन रिंग। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको इतना दिया गया है ये इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए C, और यहाँ पर ये 4S दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं CH2। इसके अलावा यहाँ पर ये जुड़ेगा N, और आगे यहाँ पर दिया गया है CH3, और फिर यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो N दिया गया यानी कि जो नाइट्रोजन परमाणु है इसमें ध्यान दीजिए एक CH3 और एक CH3, यानी कि 2 CH3 जुड़े हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे NN, क्योंकि यहाँ पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इसलिए NN डाई मेथिल, क्योंकि ये यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो NN। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे डाई मेथिल, इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर आप डाई मेथिल, और इसके बाद फेनिल मेथेनिन, यहाँ पर हो जाएगा फेनिल मेथेनेमीन, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। ये रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसको आपको पूर्ण करना है, यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है A और यहाँ पर ये दिया गया है B, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो A दिया गया है इसकी जगह पर आपको प्रयोग करना है यहाँ पर अमोनिया यानी कि NH3, और इसके अलावा Cu2O इसका मिश्रण प्रयोग होगा, और यहाँ पर जो ताप होगा वो 200 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके अलावा दाब जो होगा वो उच्च होगा, यानी कि उच्च दाब यहाँ पर प्रयोग करना है। तो इतना तो आपको यहाँ पर A की जगह पे प्रयोग करना है। इसके अलावा यहाँ पर आगे दिया गया B, इस B की जगह पे आपको प्रयोग करना है यहाँ पर NaNO2, इसके अलावा HCl प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन दाब यहाँ पर भी जो होगा वो उच्च होगा। तो जब यहाँ पर इस प्रकार से क्रिया होगी तो यहाँ पर जो NCl दिया गया है N+, और इसके अलावा Cl में टूट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस अभिक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। A की जगह पे आपको ये प्रयोग करना है और B की जगह पे आप ये प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मॉलिस परीक्षण क्या है और यह किस प्रकार किया जाता है।
तो यहाँ पर बात हुई है मॉलिस परीक्षण की, यानी कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि मॉलिस परीक्षण जो है यानी कि यह जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के विषय में पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि इसके द्वारा जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के विषय में पता लगाते हैं। इसके अलावा जो पदार्थ का जलीय विलयन होता है यानी कि 2 ml आप मान सकते हैं, जो पदार्थ का जलीय विलयन होता है यानी कि 2 ml, इस 2 ml में जो मॉलिस अभिकर्मक होता है, याद रखिएगा यहाँ पर मॉलिस अभिकर्मक, मॉलिस अभिकर्मक जिससे आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, मेरी राइटिंग जो है थोड़ा सा कम सही है इसलिए आप लोग जो मैं बोलता हूँ इसके अनुसार नोट कर सकते हैं। तो नेफ्थॉल का जो है एथिल अल्कोहल में 10% विलेन, यहाँ पर आप लिखेंगे विलेन इस प्रकार से, यानी कि जो मॉलिस अभिकर्मक है इसका मतलब अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में जो है 10% विलेन, इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिस अभिकर्मक। यहाँ पर इसको जो हम लोग परख नली में डालकर हिलाते हैं और उसके बाद जो है बहुत सावधानी से जो यहाँ पर परख नली की दीवारों के सहारे जो है बूंद बूंद करके जो है उसमें H2SO4 डालते हैं। जब H2SO4 डाला जाता है तो उसमें परतों के बीच में जो है लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है जो कुछ समय बाद जो है बैंगनी रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट निश्चित हो जाता है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप ध्यान दीजिए, मॉलिस परीक्षण के बारे में इसमें बताया गया कि यह जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के विषय में पता लगाने के लिए जो है प्रयुक्त होता है और पदार्थ के जलीय विलयन यानी कि 2 ml में जो है 2 मिली मॉलिस अभिकर्मक, जिससे हम लोग यहाँ पर अल्फा नेफ्थॉल का जो है एथिल अल्कोहल में 10% विलेन बोल सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर फिर परख नली को जो है बिना हिलाए बहुत सावधानी से जो है परख नली की दीवारों के सहारे बूंद बूंद करके उसमें जो है H2SO4 डालते हैं। जब H2SO4 डाला जाता है उसमें तो 2 परतों के बीच जो है लाल या फिर भूरे रंग का छल्ला बनता है जो कुछ समय बाद यहाँ पर बैंगनी रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो निश्चित हो जाता है। इस प्रकार से मॉलिस अभिकर्मक के बारे में आप बता सकते हैं और यह किस प्रकार किया जाता है ये भी आप यहाँ पर इसके द्वारा समझा सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें 2 पॉइंट है। पहला है कि संक्रमण तत्व किस प्रकार के यौगिकों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं वो फ्लोराइडों, ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर फ्लोराइडों का जो है ऑक्साइडों में परिलक्षित होती हैं यानी कि उसमें निहित होती हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग उदाहरण की बात करें तो जैसे कि जो आपका Mn होता है, अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +7 होती है और ये ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो Mn2O2 में परिलक्षित होती है, यानी कि जो Mn2O2 होता है इसमें यहाँ पर परिलक्षित होती है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि संक्रमण तत्व की जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो फ्लोराइडों का ऑक्साइडों में जो है परिलक्षित होती हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, उदाहरण के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कि Mn की जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो Mn2O2 में परिलक्षित होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का सेकंड पॉइंट यहाँ पर है कि द्रव स्नेही सॉल और द्रव विरोधी सॉल की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो द्रव स्नेही सॉल होते हैं ये अत्यधिक जलयोजित होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं अत्यधिक जलयोजित होते हैं तथा जलयोजन के कारण ये जो है अधिक स्थिर होते हैं और सरलता से जो है यहाँ पर स्कंदित नहीं होते हैं। ये आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि द्रव स्नेही सॉल जो है वो अत्यधिक जलयोजित होते हैं तथा जलयोजन के कारण ये जो है स्थिर होते हैं और सरलता से जो है स्कंदित नहीं होते हैं। और इसके विपरीत जो द्रव विरोधी सॉल होते हैं ये सरलता से स्कंदित हो जाते हैं जिसके कारण ये जो है कम स्थायी होते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एथिलएमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ जो है इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। पहला यहाँ पर दिया गया है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ और दूसरा यहाँ पर दिया गया है नाइट्रस अम्ल के साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एथिलएमीन बनाने का जो है रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एथिलएमीन बनाने की रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, यानी कि C2H5COOH, और ये जो अभिक्रिया कराएंगे ये यहाँ पर जो है HN3 की उपस्थिति में, इसे याद रखिएगा, इसे बोला जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग सांद्र जो है H2SO4 भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो है सांद्र H2SO4 प्रयोग करना है। तो इसमें यहाँ पर आपका बन जाएगा एथिल एमीन, यानी कि C2H5। इसके अलावा बनता है NH2, यानी कि ये आपका बन जाएगा एथिल एमीन। ये यहाँ पर दिया गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल, ये यहाँ पर है सांद्र H2SO4। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम भी याद रखिएगा, इसे बोला जाता है श्मिट अभिक्रिया। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है एथिल एमीन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH, यानी कि जो आपका एथिल एमीन प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया आपको क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH से करानी है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे एथिल एमीन, यानी कि C2H5NH2, ये हो गया। इसकी क्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3, और प्लस एल्कोहली यहाँ पर KOH प्रयोग करना है। इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनता है C2H5, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आया C2H5। इसके अलावा यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन आएगा और यहाँ से ये C आएगा, यानी कि C2H5NC, इतना बनेगा। और इसके अलावा यहाँ से निकलेगा KCl, और इसके अलावा इसमें निकल जाएगा H2O। अगर इसको आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा करना होगा आपको, इसके अलावा 3 से यहाँ पर और 3 से यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बना है इससे बोला जाता है एथिल आइसोसाइनाइड। आप इसका नाम नोट कर लीजिए, इसका नाम होता है एथिल आइसोसाइनाइड। बाकी इसका आपको बता दिया गया, ये एथिल एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, और ये एल्कोहली यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH दिया गया। तो यहाँ पर जो बना है ये बना है एथिल आइसोसाइनाइड, इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का सेकंड पॉइंट नाइट्रस अम्ल, यानी कि जो आपका एथिल एमीन है, इसकी क्रिया आप करानी है आपको नाइट्रस अम्ल से। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसी का सेकेंड पॉइंट एथिल एमीन, यानी कि C2H5NH2, इसकी क्रिया कराएंगे आप यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से, यानी कि HNO2 से। तो जब नाइट्रस अम्ल से यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये C2H5, इसके अलावा यहाँ से ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो यहाँ पर बनेगा C2H5OH, ये बनता है। इसके अलावा इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, यानी कि यहाँ से ये N और यहाँ से ये N निकलेगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बना है C2H5, इससे हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। इसका नाम याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एथेनॉल। तो यहाँ पर जब एथिल एमीन की क्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। इस प्रकार से आप इन सभी अभिक्रियाओं को बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर ग, इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि हैलोजन परमाणुओं की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं कैसी होती हैं। यहाँ पर आपको परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं के बारे में बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं, इनकी जो परमाणुओं की त्रिज्या होती है वो अपने आवर्त में जो है अन्य तत्वों की अपेक्षाकृत छोटी होती है। ये आप लोग याद रखेंगे कि हैलोजन परमाणुओं की त्रिज्या जो है वो अपने आवर्त में अन्य तत्वों की अपेक्षा जो है वो छोटी होती है, क्योंकि आवर्त में जो है बाएं से दाएं चलने पर, याद रखिएगा, आवर्त में जो है बाएं से दाएं चलने पर जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश में जो है वृद्धि होती है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर कि बाएं से दाएं चलने पर जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो अगर आप लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि हैलोजन परमाणुओं की त्रिज्या जो है वो अपने आवर्त में अन्य तत्वों की अपेक्षाकृत जो है वो छोटी होती है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में जो है वृद्धि होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया, ब्रोमीन की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। यहाँ पर जो ब्रोमीन है इसकी जो है यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया का आपको समीकरण देना है। तो सिल्वर नाइट्रेट की बात हो रही है, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं AgNO3, ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। इसकी क्रिया जो है ब्रोमीन से करानी है।
तो यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे ब्रोमीन से यानी कि Br2 से। इसमें जल का प्रयोग भी किया जाएगा यानी कि H2O का प्रयोग भी करते हैं। तो जब यहाँ पर ये क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से, यानी कि इसमें निकलेगा पहले HO और यहाँ से Br, तो HO Br निकलेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है तो एक हाइड्रोजन बचा है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये हो गया एक हाइड्रोजन। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये NO3 निकलेगा तो यहाँ पर ये HNO3 निकल जाएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए Ag और एक Br यहाँ पर बचा है तो AgBr। इस प्रकार से आप यहाँ पर ब्रोमीन की जो है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करा सकते हैं। ये यहाँ पर आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है और ये यहाँ पर ब्रोमीन होता है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर घास में दिया गया 0.2 ग्राम एसिटिक अम्ल के 20 ग्राम बेंजीन में बने विलयन का हिमांक जो है 0.45 डिग्री सेल्सियस जो है घट जाता है। बेंजीन में एसिटिक अम्ल के द्विलकीकरण की मात्रा की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको द्विलकीकरण की मात्रा ज्ञात करनी है और आगे दिया गया है बेंजीन के लिए के का मान आपको यहाँ पर दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये KF होगा तो KF का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 5.12 केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम, इतना आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग विलेय का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आप विलेय का अणुभार यानी कि M, इसके लिए आप सूत्र प्रयोग कर सकते हैं 1000 गुणे यहाँ पर होगा KF, इसके बाद गुणे स्मॉल w और बटे में यहाँ पर होगा डेल्टा T और गुणे कैपिटल W। तो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल की बात हुई है, पहले इसका हम लोग असामान्य अणुभार ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इतना होता है। इसका आप यहाँ पर जो है असामान्य अणुभार ज्ञात करेंगे पहले, असामान्य अणुभार, और इसे ज्ञात करने के लिए आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए M बराबर, यहाँ पर आप लिखिए 1000 गुणे KF, इसका मान आपको ये दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 5.12 इतना हो जाएगा गुणे। इसके बाद ध्यान दीजिए W, यहाँ पर ध्यान दीजिए यानी कि विलेय का द्रव्यमान ये दिया गया 0.2 ग्राम तो 0.2 इतना हो जाएगा बट्टे। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया डेल्टा T, इसका मान दिया गया है यानी कि ताप, ये दिया गया है 0.45, यहाँ पर 0.45 इतना हो जाएगा गुणे कैपिटल W यानी कि विलायक का द्रव्यमान, ये दिया गया है यहाँ पर 20 ग्राम तो गुणे में हो जाएगा 20, ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए M बराबर, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.2 अंक पे दिया गया, यहाँ पर एक 0 बढ़ाइए तो 0.2 अंक पे हो जाएगा। अब ये दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा। इसके अलावा 2 से आप इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 2 दहम 20 इतना हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तो सॉल्व करने पर ये लगभग आएगा 113.8 ही, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा असामान्य अणुभार। इसके अलावा जो एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार होता है, इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं CH3COOH का सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार, इसका सामान्य अणुभार होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स, इतना होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 1/2 गुणांक ज्ञात करेंगे। 1/2 गुणांक को लिखते हैं स्मॉल I से और सूत्र होता है सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार और बट्टे में होता है असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे 1/2 गुणांक यानी कि I, इसे आप 1/2 गुणक बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सामान्य अणुभार, इसका मान होता है 60, असामान्य अणुभार इसको भी हम लोगों ने ज्ञात किया है, ये यहाँ पर है 113.8। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.527, आप भाग करके चेक करेंगे तो लगभग इतना ही आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आगे, अब यहाँ पर मान लीजिए आप, यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना एसिटिक अम्ल के द्विलकीकरण, क्योंकि द्विलकीकरण की बात हुई है यहाँ पर, एसिटिक अम्ल के द्विलकीकरण की जो मात्रा है वो अल्फा है, ये आप मान लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एसिटिक अम्ल सूत्र लिखेंगे CH3COOH, इसके यहाँ पर 2 अणु प्रयोग करेंगे
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं CH3COOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखिए द्विलकीकरण के पूर्व, तो द्विलकीकरण के पूर्व यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम लोग कणों की संख्या की बात करें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कणों की संख्या। तो द्विलकीकरण के पूर्व जो कणों की संख्या होगी वो 1 होगी, और इधर ध्यान दीजिए जो ये आया है इसकी यहाँ पर 0 होगी। तो ये द्विलकीकरण के पूर्व है। अगर यहाँ पर हम लोग द्विलकीकरण के बाद संख्या ज्ञात करें, तो द्विलकीकरण के बाद कणों की संख्या, द्विलकीकरण के बाद जो कणों की संख्या होगी, ध्यान दीजिए क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने यहाँ पर माना था अल्फा है, यानी कि इसकी मात्रा कितनी मानी थी, यहाँ पर थी अल्फा मानी गई थी, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कणों की संख्या होगी द्विलकीकरण के बाद, ये आप लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा, और इसमें यहाँ पर हो जाएगी अल्फा/2। इस प्रकार से इतना लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर हम लोग द्विलकीकरण के बाद कुल संख्या ज्ञात करेंगे, अगर कुल संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं द्विलकीकरण के बाद कुल संख्या, तो एक में है 1 माइनस अल्फा और दूसरे में यहाँ पर है अल्फा/2 इतना। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1, इसके अलावा माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, यानी कि ये 1 है और ये आधा है, 1 से आधा घटेगा तो यहाँ पर आएगा अल्फा/2 इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है 1/2 गुणक, यानी कि I बराबर होता है यहाँ पर द्विलकीकरण के बाद कणों की संख्या, और बटे में होता है द्विलकीकरण के पूर्व कणों की संख्या इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए द्विलकीकरण के बाद ये यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस अल्फा/2 इतना हो जाएगा, बट्टे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए द्विलकीकरण के पूर्व, तो पहले की बात हुई है यहाँ पर 1 0, दोनों को जोड़ेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बटे में लिखेंगे 1, ये इतना आया। और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है I, और I का मान जो है अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, इसका मान ध्यान दीजिए I का जो मान ज्ञात किया गया है वो ज्ञात किया गया था 0.527। तो ये मान हम लोग I की जगह पे रखेंगे, यानी कि इसकी जगह पे आप मान रखिए, तो यहाँ पर मान रखेंगे 0.527 इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए ये आएगा 1 माइनस अल्फा/2 बराबर 0.527 इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अल्फा/2 दिया गया इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए और ये वाली संख्या इधर ले आइए, तो 1 माइनस 0.527 बराबर में हो जाएगा अल्फा/2 इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है अल्फ़ा, तो जब आप यहाँ से अल्फ़ा ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए सबसे पहले तो आप इसको घटाएंगे, घटाने के बाद यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आएगा 0.946 इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पर 946 इस प्रकार से। और अगर आप यहाँ पर प्रतिशत में यही मान ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए 0.946 दिया गया है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 94.6%। तो इस प्रकार से आप ये मान प्रतिशत में भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।